राजकुमार जी, जगह जगह पर ऐसा लग रहा है, छोटे छोटे समूहों में चर्चा हो रही है, टीवी पर डिबेट्स हो रही हैं कि अगर ये यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होगा तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, उसके अधिकार समाप्त होने वाले हैं। हिंदू मैरिज एक्ट है, इसके अधिकार समाप्त होने वाले हैं। ऐसी कुछ चर्चा शुरू हो गई है। वक्फ बोर्ड समाप्त हो जाएगा, मस्जिदों पर खुले में नमाज नहीं होगी, और तरह तरह की बातें शुरू हो गई हैं। क्या ये इतना बड़ा इम्पैक्ट देने वाला है क्या? देखिए, जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है वो किसी एक धर्म विशेष को लेकर नहीं है। अगर आप मैरिज से जुड़े हुए कानूनों को थोड़ा जानते हो तो ध्यान आएगा कि आनंद कारज एक्ट भी बना हुआ है, आर्य समाज मैरिज एक्ट भी बना हुआ है, इंडियन डाइवोर्स एक्ट भी बना हुआ है, ठीक है ना, क्रिश्चियन मैरिज एक्ट भी बना हुआ है, ठीक है जी, हिंदू मैरिज एक्ट आ गया, और ये जो मैंने आपको बताया कि इंडियन डाइवोर्स एक्ट है, क्रिश्चियन मैरिज, ये तो पहले के हैं। तो इस तरह के कानून ये रहे हैं। अब ये अलग अलग समाजों के लिए अलग अलग कानून बनते चले गए। इसका अर्थ ये नहीं है कि उनके जो अपने कुछ व्यवस्थाएं हैं, परंपराएं हैं, उससे उनको खत्म कर दिया जाएगा। अब जैसे मैं आपको कुछ उदाहरण देता हूं। अगर किसी ने निकाह किया तो वो जो वहां मुस्लिम पद्धति है निकाह करने की, उससे निकाह कर रहे हैं, परंतु परेशानियां निकाह करने में नहीं आती हैं। परेशानियां आती हैं एज को लेकर कि भाई कम उम्र के बच्ची का या बच्चों की शादी नहीं होनी चाहिए, उसको रेगुलेट करना है। निकाह की जो परंपरा है उसको रेगुलेट नहीं करना है जी। तलाक जो है, डाइवोर्स जो है, उसको रेगुलेट करना है। डाइवोर्स करने के बाद वो जो महिला है उसका जो जीवन है, वो अपना जीवन कैसे चलाएगी, यापन कैसे करेगी, उसको रेगुलेट करना है। जो प्रॉपर्टीज होती है, अब बच्चे हो गए तो वो प्रॉपर्टीज पत्नी को और बच्चों को कैसे मिले, उसके लिए एक यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए। वो एक व्यवस्था बननी है। पार्टीशन हो तो उसके लिए एक व्यवस्था बननी है कि भाई सबके बीच में समान रूप से सबको अधिकार मिलने चाहिए। उसका कारण है, उसका कारण यह है कि जो नैसर्गिक अधिकार हैं, नेचुरल राइट्स हैं, और जो ह्यूमन राइट्स हैं, वो सबसे ऊपर है जी। वो पूरे का पूरा अम्ब्रेला है सारे अधिकारों का। क्यों? मैं जब पैदा हुआ या कोई भी इंसान जब पैदा होता है तो वो अपने साथ कुछ नैसर्गिक अधिकार लेकर पैदा होता है, मौलिक अधिकार लेकर पैदा होता है। मौलिक अधिकार वो नहीं जो हमारे संविधान में लिखे हैं या किसी भी देश के संविधान में लिखे हैं, वैसे अधिकार जो मुझे कुदरत से इनबिल्ट मिले हैं। जैसे मुझे एक सम्मान पूर्वक जीवन जीने का अधिकार इस दुनिया में है। यहाँ की जो इस संसार की जो चीजें हैं उसको समान रूप से लेने का, जीने का अधिकार भी मेरे साथ उसके साथ ही इनबिल्ट पैदा हुआ है। तो इन सारी चीजों को रेगुलेट करने के लिए एक व्यवस्था बनानी चाहिए जिससे सबको एक सम्मानजनक जीवन जीने का अधिकार वो बना रहे पूरी ताउम्र जब तक वो इस संसार में है। उन व्यवस्थाओं को बनाने के लिए इस तरह के कानून बनाने की आवश्यकता है। अब मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले चलता हूं। भारतवर्ष के अंदर अंग्रेजों के आने से पहले जो व्यवस्थाएं चल रही थी मुस्लिम्स में, या शक, हूण, कुषाण, बौद्ध, सिख, एक ही व्यवस्था थी, वो थी हिंदू व्यवस्थाएं थी। वो विवाह तो कर लेते थे, बाद में धीरे धीरे करके काजी आ गए, कुछ और लोग आ गए, चर्च बन गए तो वो पादरी आ गए, ठीक है ना। फिर उन्होंने छोटी छोटी अपनी व्यवस्थाएं कर ली। लेकिन जब जमीन का बंटवारा होता था तो वो जो हिंदू परंपराएं थी उसी से ही होता था। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये उस समय के जो इतिहास में लिखी हुई चीजें हैं ये वो कहती हैं, जिसको डॉक्टर साहब बाबा अम्बेडकर साहब ने अपने संविधान सभा की जब यूनिफॉर्म सिविल कोड के ऊपर बहस हो रही थी तो उस बहस के जवाब में उन्होंने इस बात को बोला था। तो ये इतिहास में दर्ज है, संविधान सभा की जो डिबेट है उसमें दर्ज है। अभी मैं आपको पढ़कर बताता हूं कि भाई उसमें उन्होंने एक्चुअल में क्या बोला था। और दूसरा, जो पर्सनल लॉ आए, जिसको आज इतने बहुत पुरजोर तरीके से बोला जा रहा है कि भाई हमारे पर्सनल लॉ जो हैं वो इम्प्लीमेंट होने चाहिए या हम उन पर्सनल लॉज को ही मानेंगे, तो उनके लिए ये जो आया, ये कानून कहाँ से आया? अंग्रेजों से पहले पर्सनल लॉ के ऊपर कोई एनफोर्समेंट नहीं थी पूरे भारतवर्ष के अंदर। लोग मानते थे, नहीं मानते थे, अपनी जरूरतों के हिसाब से वो ऐसे ही सामान्य जीवन जी रहे थे।
लेकिन जब अंग्रेजों ने भारत में आकर लॉ को बनाना चालू किया, पहले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आ गई, तो ईस्ट इंडिया कंपनी तो वहाँ के जो कानून थे उसके हिसाब से भारत में चल रही थी, परंतु जब यहाँ का जो कंट्रोल है ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर और सीधे ब्रिटिश की गवर्नमेंट के हाथ में चला गया, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पूरा कानून यहाँ इम्प्लीमेंट करने चालू करे। तो सबसे पहले जो शुरू किया उन्होंने, वो 1772 में रेगुलेशन आया, रेगुलेटिंग एक्ट आया, जो वारेन हेस्टिंग्स ने बनाया, जिसमें उन्होंने सिविल जस्टिस सिस्टम को इम्प्लीमेंट करने की बात कही, और बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के, बिना किसी भेदभाव के, वो हिंदुस्तान में रहने वाले हर व्यक्ति के ऊपर बराबर एप्लीकेबल होगा। अब उसके बाद 1781 में अब एक नया कानून आया 9 साल के बाद, जिसमें उन्होंने क्या किया, यहां से गड़बड़ चालू हुई कि जो पर्सनल लॉज थे उनको उन्होंने इंप्लीमेंट करना चालू कर दिया, और ये कहा कि भाई जो पर्सनल लॉज हैं, जिसके पर्सनल लॉज हैं वो अपने पर्सनल लॉज को फॉलो करे। किस लिए? इनहेरिटेंस के लिए, जब मैं अपने परिवार से अपनी जमीन जायदाद को इनहेरिट करता हूं। दूसरा, मैरिज के लिए, अपने जो धार्मिक चीजें हैं उनके लिए, तलाक के लिए, इस तरह की व्यवस्थाओं के लिए उन्होंने कहा भी आप पर्सनल लॉ अपने यूज कर सकते हो, उसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं करेगा, उस पर जनरल लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। तो तब से ये शुरू हो गया। अब नया एक एक्ट आया 1832 के अंदर, जिसमें जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसने धीरे धीरे क्या करा, ये जो पर्सनल लॉ इफेक्टिव होने लग गए थे, उनके ऊपर रिजिडनेस बढ़ गई थी, लोग उसको फॉलो करने लग गए थे, तो उनको जो ऑफेंस वो लोग करते थे, किसी भी तरह के अपराध करते थे, तो वो डील भी उसी हिसाब से होते थे। अब इसको सुपरसीड कर कर उन्होंने 1832 में क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को लेकर आए, जिसका बाद में हमारे सामने स्वरूप आता है, जो आज भी हम देखते हैं, इंडियन पेनल कोड, भारतीय दंड संहिता, जब 1860 के अंदर अंग्रेजों ने भारतवर्ष के अंदर इंप्लीमेंट की। अब ये एक ऐसी व्यवस्था आई जिसमें उन्होंने भारत के जितने लोग थे, बिना किसी भेदभाव के कि ये किस धर्म का है, किस जाति का है, किस पंथ का है, किस रंग का है, किस लिंग का है, सबके ऊपर एक समान रूप से उसको लागू किया कि भाई अगर आप चोरी करोगे तो सबको चोरी की सजा यही मिलेगी, मर्डर करोगे तो यही मिलेगी। ऐसा नहीं है कि जैसे अब मैं सीधे कहूं कि शरीयत के अंदर के भाई अगर आपने मर्डर कर दिया तो आपका भी मर्डर होगा, जान के बदले जान, हाथ के बदले हाथ, ऐसा नहीं है। उस सिस्टम को उन लोगों ने, वो जो पर्सनल लॉज वाला सिस्टम था, उसको वहां से उसको सुपरसीड किया उन्होंने, और क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में सबके बीच में यूनिफॉर्मिटी ले आई, कोई विरोध नहीं हुआ, सहर्ष मान लिया उन्होंने, ठीक है ना जी। तो अब मेरा ये कहना है कि जहां उनको लगता है कि हाँ यहां मुझे लाभ है, उस बात को वो तुरंत एक्सेप्ट कर लेते हैं। जहां उन्हें लगता है कि यहाँ मुझे लाभ नहीं है या मेरी अपनी कुछ चीजें चलती रहेंगी, तो उस चीज पर वो विरोध करना चालू कर देते हैं। अब 1860 के बाद ब्रिटिश सिस्टम जो चलता रहा, फिर नई योजनाएं आनी शुरू हुई, तो 1937 में पहली बार अंग्रेजों ने शरीयत कानून लेकर आए। एप्लीकेबिलिटी ऑफ जो शरीयत कानून था, उसके लिए उन्होंने कानून बना दिया कि भाई ये मुस्लिमों के ऊपर ये शरीयत लॉ एप्लीकेबल होगा। किससे? इनहेरिटेंस से रिलेटेड, डिवोर्स से रिलेटेड, प्रॉपर्टी से रिलेटेड, मैरिज से रिलेटेड, गिफ्ट से रिलेटेड, पार्टीशन से रिलेटेड, तो वो कानून बनाया कि भाई शरीयत लॉ एप्लीकेबल होगा। लेकिन बड़ी कमाल की बात है, जिस पर आज तक कोई बात नहीं करता कभी भी, 1937 के बाद 2 साल बाद ही मुस्लिम महिलाओं के लिए कानून आ गया 1939 में, जिसका नाम था या नाम है, आज भी वो उतना ही एप्लीकेबल है, डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939। आज बात चलती है कि भाई महिलाएं तलाक ही नहीं दे सकती, मुस्लिम महिलाएं। इंडियन डाइवोर्स एक्ट में जो क्रिश्चियन महिलाएं हैं वो तलाक दे सकती हैं। डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट के अंदर मुस्लिम महिलाएं तलाक दे सकती हैं, उसके प्रावधान उसमें लिखे हुए हैं। और जो उसकी जो सबसे बड़ी जो कमाल की बात है, जिस पर आज तक कोई चर्चा नहीं करता, जो ये कहते हैं भाई पर्सनल लॉ,
सेक्शन 5 जो उस एक्ट का है, उस सेक्शन 5 में शरीयत लॉ को रिपील कर दिया, उसमें से शरीयत लॉ हटा दिया कि इस मामले में, डाइवोर्स के मामले में शरीयत लॉ नहीं लगेगा। ये सेक्शन 5 है, आज तक उस पर कोई चर्चा नहीं करता। तो जब शरीयत लॉ 1939 में अंग्रेजों ने कानून बनाया, कोई विरोध नहीं हुआ और उस मैरिज डिसोल्यूशन के लिए शरीयत लॉ को बाहर कर दिया, तो फिर आज किस बात के लिए झगड़ा? फिर झगड़ा नहीं होना चाहिए। ये तो उस समय का ही बनाया हुआ कानून है जो आज भी उतना ही प्रभावी है। आज भी भारत की कोर्टों में इस कानून के अंतर्गत केस दायर होते हैं मुस्लिम महिलाओं के द्वारा तलाक लेने के लिए। तो ये एक ऐसा एक विषय है जिसके बारे में कोई चर्चा नहीं करता, क्योंकि उससे जागरूकता आएगी। और कुछ लोग जो अपनी दुकान चलाते हैं वो उस जागरूकता को पैदा नहीं करना चाहते। यदि उसमें जागरूकता आएगी, कहते हैं ना कि भाई व्यक्ति पढ़ लिख जाएगा तो वो ज्ञानी हो जाएगा, ज्ञानी हो जाएगा तो हमसे सवाल पूछेगा, सवाल पूछेगा तो हम जवाब कहाँ से देंगे? तो ये वही वाली स्थिति है कि अगर महिलाओं को ये पता लगेगा कि भाई मैं तो डाइवोर्स भी डाल सकती हूँ, तो उसमें जागरूकता आ जाएगी। अब मैं इस बात को कोरिलेट करता हूँ किसके साथ? 498 के अंदर, 498A इंडियन पैनल कोड, भारतीय दंड संहिता के अंदर एक प्रोविजन किया गया कि भाई अगर आपसे दहेज की मांग होती है या कोई लीगल डिमांड होती है, बिना किसी भेदभाव के कि ये हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, पारसी है, आप अदालत में आ सकती हैं। दूसरा कानून अभी लेटेस्ट आया जो 2005 में आया, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, वो भी सबके लिए आ गया। अब चलो 498A और डोमेस्टिक वायलेंस तो अभी के हैं, हम इससे और पीछे चले जाते हैं। 1973 के अंदर क्रिमिनल प्रोसीजर कोड आया, आपराधिक प्रक्रिया संहिता, जिसमें जितने भी क्रिमिनल केसेस हैं जिनका ट्रायल है वो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के माध्यम से होता है। उसके अंदर एक प्रोविजन है सेक्शन 125 का, मेंटेनेंस का। उस प्रोविजन को बिना किसी भेदभाव के सबके ऊपर एप्लीकेबल किया गया।